हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर का जो नेम है वो है साइबर एथिक्स। तो देर ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं साइबर एथिक्स के बारे में, तो इस वर्ड को अगर हम तोड़ लें तो हमें निकलता है दो वर्ड, साइबर और एथिक्स। तो साइबर का मतलब क्या होता है? साइबर का मतलब है कि ऑनलाइन, और एथिक्स का मतलब होता है आपका मोरल रूल्स या कंडक्ट। ठीक है, जो भी बिहेवियर होते हैं, या कह सकते हो हिंदी में नीति। ठीक है, तो मोरल आपका कंडक्ट हो गया, मोरल रूल्स हो गए, वो क्या आपका हो गया, एथिक्स हो गया। तो एक बार अगर इसको सही से डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? साइबर एथिक्स का मतलब होता है वो सेट ऑफ मोरल रूल्स या कोड ऑफ बिहेवियर या कंडक्ट जो आप इंटरनेट पे क्या करते हो, शो करते हो। ठीक है, सिंपल तो मैं कहो तो मतलब हुआ कि वो रूल्स जो आपको बताता है कि इंटरनेट पर रहते हुए आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते टॉपिक में। तो हमारा आता है नेटिक्वेट्स। नेटिक्वेट्स का मतलब क्या हुआ? नेटिक्वेट्स का भी दो वर्ड से बना हुआ है, एक है नेट और एक आपका एटिक्वेट। नेट का मतलब हो गया इंटरनेट, और एटिक्वेट का मतलब हो गया गुड मैनर। मतलब ये कि ये बताता है वो सारे बिहेवियर्स जो आपको ऑनलाइन कम्युनिकेट करते वक्त फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप किसी इससे ईमेल से मैसेज कर रहे हो, या ब्लॉग सीख रहे हो, या कोई आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे किसी चैटिंग कर रहे हो, उस वक्त आपको किस टाइप के बिहेवियर को शो करना चाहिए, कैसे चाहिए ग्रीटिंग करना, इन सबको क्या क्या कहते हैं हम लोग? नेटिक्वेट कहते हैं। तो नेटिक्वेट और साइबर एथिक्स के मतलब को समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर से क्या मैं बता रहा हूँ, साइबर एथिक्स का मतलब हुआ वो रूल्स जो आपको बताता है कि आपको ऑनलाइन रहते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे क्या किसी का अब्यूज करना, किसी के प्राइवेट कंटेंट को पब्लिश करना, वो सब आपके एथिक्स के खिलाफ है। ठीक है, ये आपके एथिक्स में आ गए। नेटिक्वेट्स क्या आ गए? जब आप किसी से बातचीत स्टार्ट करते हो तो ग्रीटिंग करते हो, ग्रीट करते हो, हाय हेलो गुड मॉर्निंग कह के, तो वो आगे नेटिक्वेट्स में आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से नेटिक्वेट और साइबर एथिक्स दोनों ही अलग हो जाते हैं। अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग विश नहीं करते हो या हाई विश नहीं करते हो, ठीक है, और सीधा बातचीत करना शुरू कर देते हो, तो नेटिक्वेट्स के तो अगेंस्ट जाएगा, बट वो साइबर एथिक्स के अगेंस्ट नहीं जाएगा। बट हाँ, जब आप किसी को एब्यूज करते हो, या किसी का कोई प्राइवेट कंटेंट आप पब्लिश कर देते हो, या ऐसा कोई भी चीज करते हो इलीगल है किसी टर्म में, तो वो साइबर एथिक्स के अगेंस्ट चला जाता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो बताता है प्राइवेसी। ठीक है, पार्टी, सबसे पहले प्राइवेसी क्या होता है? प्राइवेसी डिफाइंड एज द राइट टू कंट्रोल व्हाट हैपेंस विथ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. It is defined as the claim of individual, group or institution to determine when, how and to what extent information pertaining to them could be communicated to other. सिंपल शब्दों में कहें तो प्राइवेसी का मतलब हुआ कि आपके आपका वो राइट, आपका वो अधिकार जो आपको बताता है कि आप किस हद तक और किस लेवल तक अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को लोगों से बांटना चाहते हो। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल का, एक ग्रुप का राइट है कि वो अपने लेवल तक या किस सीमा तक अपने कंटेंट को, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को लोगों से बांटना चाहता है। एग्जांपल के लिए, आप चाहते हो कि आपका फोटो कोई ना देखे, ठीक है, या फिर आपके फ्रेंड लिस्ट को कोई ना देखे, तो वो सब आपका प्राइवेसी राइट हो गया। ठीक है, बात करते हैं अगर ई कॉमर्स के सेंस में प्राइवेसी को, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स के पास हमारा बहुत सारे पर्सनल और फिनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं। हमारा नेम, हमारा फ़ोन नंबर, हमारा एड्रेस। ठीक है, ये बात हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया। बात करते हैं हमारा फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का, तो हमारा कार्ड नंबर, हमारा बैंक नंबर, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब आपका क्या होगा, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया। तो ई कॉमर्स के पास एक काफ़ी बड़ा आपका पर्सनल एसेट जो है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन के रूप में मौजूद रहता है। तो वो अगर चाहे तो आपको आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ठीक है, एथिकली ई कॉमर्स साइट को ये क्लियरली मेंशन है कि वो अपने प्राइवेसी पॉलिसी को क्या करे, सही से डिस्क्लोज करे। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन का पेज होता है, आप देख सकते हो, वहाँ पर उसके प्राइवेसी पॉलिसीज वहाँ डिस्क्लोज किए जाते हैं कि वो क्या क्या आपसे ले रहा है और किस हद तक इनको यूज करेगा अपने लिए। बट इशू ये आता है कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो काफ़ी
प्रिंट बड़े प्रिंटेड फॉर्म में लिखे होते हैं, तो ज्यादातर लोग जो है, कस्टमर जो है, इसको रेयरली पढ़ते हैं, ज्यादातर पढ़ते नहीं है कि क्या टर्म एंड कंडीशन लिखा गया है, ठीक है। हालांकि पढ़ना चाहिए ताकि आपको पता हो कि जो भी ई कॉमर्स साइट है या कोई भी XYZ जो भी साइट है, वो आपके पर्सनल डेटा का यूज कैसे कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है टू सेफगार्ड योर प्राइवेसी। अब प्राइवेसी का पता तो है आपका कि प्राइवेसी का आपका प्राइवेसी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर नहीं करना है, बट ये कैसे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन काफी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होता है, काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, और इसको गलत तरीके से यूज किया जा सकता है। तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि आप डिसाइड करो किन लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, और साथ में साथ जो उसको आप दे रहे हो उनको कितनी देनी है। ये दो काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्राइवेसी के टाइप्स के बारे में। तो पहला आपका आता है ऑनलाइन प्राइवेसी। ऑनलाइन प्राइवेसी में आपका जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है यूजर के द्वारा, मतलब आपका सेलर है, इसके द्वारा जो आपको डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो आपका क्या आ गया, ऑनलाइन प्राइवेसी के अंदर आ गया। इसमें आपका पर्सनल डेटा, जैसे मैंने बताया, वो सब आ जाता है। फिर आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब करते हो तो आपको फिनेंशियल डेटा भी इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है फिनेंशियल प्राइवेसी। फिनेंशियल प्राइवेसी मोस्टली आपका जो ध्यान देता है वो देता है किसी भी यूजर का फिनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होता है, फिनेंशियल डेटा के सिक्योरिटी पे ध्यान देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फिनेंशियल डेटा है वो किस हद तक सिक्योर है, ठीक है, और सेलर किस हद तक इंश्योर करता है कि आपके फिनेंशियल डाटा को वो मिसयूज नहीं करेगा, वो फिनेंशियल प्राइवेसी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आपका है मेडिकल प्राइवेसी। With the concept of e-pharmacy gaining around, people starting referring doctor and even buying मेडिसिन ऑनलाइन। और वैसे ई फार्मेसी कॉन्सेप्ट लाने के बाद लोग जो है ऑनलाइन डॉक्टर्स रिफर कर रहे हैं, ऑनलाइन मेडिसिन आपको क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। इसमें होता यह है कि आपका बहुत सा मेडिकल जो हिस्ट्री है मेडिकल, ठीक है, ये आपका क्या होता है, थर्ड पार्टी के पास जाने का चांस होता है। और मेडिकल हिस्ट्री को लेकर काफी मजबूत लॉस बने हुए हैं कि आपके बिना पूछे हुए, आपके बिना जानकारी के आपके मेडिकल हिस्ट्री को, मेडिकल रिकॉर्ड को कहीं भी शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पे मिसयूज होने के काफी बड़े चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आप ये जब भी फार्मेसी कंपनी से आप कोई चीज मेडिसिन लेते हुए डॉक्टर रिफर करते हो, तो आप इस बात का देखो वहाँ पे कि आपके मेडिकल हिस्ट्रीज का, ठीक है, कैसे यूज हो रहा है, उसका कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है, कहीं पर उसका थर्ड पार्टी को शेयर तो नहीं किया जा रहा है। ये सब ध्यान देने वाली बात आपको देखनी पड़ेगी। नेम आपका आता है नेक्स्ट आपका रेसिडेंशियल एंड ज्योग्राफिकल रिकॉर्ड। इसमें आपके ऑनलाइन जो एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, आपका तो उनको शेयर करने के। नेक्स्ट आपका आता है रेसिडेंशियल या ज्योग्राफिकल रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें आपके जो एड्रेस होता है, ठीक है, आपका पर्सनल जो एड्रेस है उसकी शेयरिंग का रिस्क होता है, ठीक, रिस्क होता है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन को आपका एड्रेस का पता ना चल जाए, ठीक है। तो सेलर को इसका भी सिक्योरिटी पे ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट आपका आते हैं फ्रॉड इन ई कॉमर्स। तो फ्रॉड्स किस तरह के होते हैं, तो मोस्टली हम जो देखते हैं फ्रॉड ई कॉमर्स में, से कहते हैं हम लोग पेमेंट फ्रॉड, मतलब पेमेंट से जुड़ा हुआ फ्रॉड जो होता है उसे हम लोग ई कॉमर्स में फ्रॉड के रूप में देखते हैं मोस्टली, ठीक है। बेसिकली ये इलीगल या फॉल्स ट्रांजेक्शन के रूप में हो सकता है। क्रेडिट कार्ड एंड आइडेंटिटी फ्रॉड आर द टू मेजर इशू इन द मॉडर्न डे वर्ल्ड। आज के समय में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स और आइडेंटिटी फ्रॉड जो होता है सबसे एक मेजर इशू बन चुका है, ठीक है। आइडेंटिटी फ्रॉड मतलब हुआ कि जब कोई व्यक्ति अपने कंप्यूटर को सिक्योर नहीं कर पा रहा है, मतलब कि आपके ऑनलाइन अकाउंट को, चाहे अकाउंट अकाउंट किसी पे बना हुआ है, उस अकाउंट को कोई अगर मिसयूज कर रहा है, ठीक है, हैक करके आपके डिवाइस को, तो आपका ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर आ जाता है, जिसे हम लोग आइडेंटिटी फ्रॉड के रूप में भी जान रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में क्या होता है कि इसमें आपके या तो आपके क्रेडिट कार्ड मिसयूज किया जा रहा है या किसी और के क्रेडिट कार्ड का आपके अकाउंट से मिसयूज किया जा रहा है। तो ये दोनों तरह के आपके क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा और कौन से फ्रॉड है जो ई कॉमर्स साइट में देखने को मिलता है हमें, तो देख लेते हैं। पहला आपका आता है नॉन डिलीवरी पेमेंट या मर्चेंडाइज। A purchaser of goods does not receive the item ordered or a seller does not receive payment for items sold। इसमें दोनों तरफ से होता है। कई बार परचेजर को जिस चीज का वो पेमेंट किया, जिस गुड्स का पेमेंट किया, वो गुड्स उसको मिलता नहीं है, या जैसा चाहता है वैसा मिलता नहीं। मान लो कि आपने एक शर्ट ऑर्डर किया ब्लू कलर का, आपके पास पर्पल कलर का आ गया,
आपने तो ऑर्डर किया ब्लू कलर का, आपके पास क्या आ गया, पर्पल कलर का। तो इस तरीके से ये कह सकते हो कि आपका फ्रॉड है, ठीक है। कई बार ये भी होता है कि सेलर को पेमेंट का सोल्ड हो गया सामान, बट को पेमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो इसे होता है कम ही बार है, बट कई बार हो जाता है, ठीक है। और कई बार ये भी होता है कि हाँ, रिटर्न के समय जब रिटर्न देते हैं लोग, ठीक है, तो लोगों के भी बदमाशियां होती हैं। तो क्या करते हैं कि जो शर्ट उन्होंने खरीदा था वो शर्ट रिटर्न ना करके कोई और शर्ट देते हैं, रिटर्न कर देते हैं वो, ठीक है। तो ये एक तरीके का फ्रॉड है। फिर आपका आता है आइडेंटिटी फ्रॉड, थेफ्ट। तो ये आप इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कुछ सेकंड पार्टी आपके पर्सनल अकाउंट को या पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्या करे, अनऑथराइज रूप से यूज करना शुरू कर दे, वो हो गया आपका आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। थर्ड आपका है कंप्यूटर क्राइम्स। द दिस फ्रॉड स्कीम compromise or category includes crimes targeting a computer or computer network, or crimes that attempt to use a computer or network to perpetrate other crimes. सिंपल बात है कि इसमें जब आपके सिस्टम का, आपके कंप्यूटर का यूज करके नंबर ऑफ क्राइम्स किए जा सकते हैं। इसमें हर तरह के क्राइम आ जाते हैं, चाहे वो आपका कार्ड क्राइम हो, चाहे आपके अकाउंट का मिसयूज हो, ठीक है, और फॉल्स ऑर्डर्स हो, ये सब आपके कंप्यूटर क्राइम्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आपका है एडवांस फी फ्रॉड। कई बार जो आपका कंपनी होता है या जो भी क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, वो सामान देने के पहले आपसे कुछ फी मांगते हैं, कुछ पैसे मांगते हैं एडवांस फी के रूप में। तो कई बार लोग इसका विक्टिम हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पैसा दे दिया बट वो सामान उनके पास पहुंचा ही नहीं, तो ये एडवांस फी फ्रॉड है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है कई बार जो न्यू कंपनीज होती हैं, जो नया कंपनी अपना बनाते हैं, कई बार देखते हो ऐसा कोई वेबसाइट होगा जो आपको काफी कम दाम में चीजों को सेल कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कोई फोन है या कुछ भी है, अगर वो आपको काफी कम दाम पे मिल रहा है, तो एक बात समझो कि उसमें कोई ना कोई इशू है, तो वो काफी कम दाम पे मिल रहा है, ठीक है। या तो वो क्वालिटी खराब होगी, या अगर वो पहले पेमेंट ले रहा है, तो अगर सिक्योरिटी दे रहा है तो एक बार ट्राई कर सकते हो, बट वो पेमेंट अगर पहले ले रहा है, ठीक है, तो फिर आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको पेमेंट करने के बाद, ठीक है, वो सामान आपके घर तक पहुंच जाए, ठीक है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो मिंत्रा वगैरह, जो ये एक रेपुटेड कंपनी है, वो ऐसा करती नहीं है। बट कई बार जो न्यू न्यू वेबसाइट्स होते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है, जिसका बनाया गया है इस मकसद से कि लोगों से पैसा लूटा जा सके, ठीक है, तो वो ऐसा करती हैं। इसलिए आपको ध्यान देने वाली बात है ये कि आप किसी भी न्यू, वो एकदम न्यू किसी वेबसाइट से ऑर्डर मत करो। ऑर्डर करो तो देखो सीओडी है कि नहीं। अगर सीओडी दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर सीओडी नहीं दे रहा है तो फिर आप वो काम मत करो। नेक्स्ट आपका आता है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में क्या आ गया, इसमें आपके चोरी के क्रेडिट कार्ड यूज किया जाता है सामान खरीदने के लिए, या आपके कार्ड का मिसयूज किया जा सकता है। मिसलिनियस फ्रॉड लास्ट आपका है। इसमें आपके हर तरह के फ्रॉड आ जाते हैं, जिसमें वर्क एट होम से फ्रॉड आ जाते हैं कि घर में बैठ के काम करो, पैसा दो और घर से आपको काम करने मौका मिलेगा। और फेक कॉन्टेस्ट होता है, लॉटरी होता है, ठीक है। तो ये सब आपके अलग अलग फ्रॉड्स हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिक्योर डाटा ट्रांजेक्शन में। अब इस आपसे एक रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने के पहले कि अगर आपको अभी तक का वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे लगातार कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, और और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके भी वीडियो धीरे धीरे करके इस चैनल पे आएंगे। तो फिलहाल अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस है, चाहते हो पढ़ना आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपना जो बहुमूल्य कमेंट है, ठीक है, वो जरूर दें, और लाइक भी कर दें पेज को। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिक्योर डाटा ट्रांजेक्शन। इस टॉपिक हम लिए पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से ये जान सके कि हम जो भी डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिक्योर है या फिर नहीं है, ठीक है। ई-कॉमर्स सिक्योरिटी refers to the principle which guides safe electronic transaction, allowing the buying and selling of goods and services throughout the internet। बात करें इस मतलब क्या हुआ, ई कॉमर्स जो सिक्योरिटी का मतलब होता है कि वो कौन से सिद्धांत हैं, कौन से तरीके हैं जो बताता है हमें कि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को सेफली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम लोग सामान को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है।
इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला आपका आता है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। ये एक सर्टिफिकेशन है जो मोस्टली वेबसाइट को दिया जाता है, जो ये बताता है कि वेबसाइट आपका सिक्योर है, ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर एक मॉडल है सिक्योरिटी का, ठीक है, जो एक खास प्रोटोकॉल पे काम करता है, जो हर तरह के टेम्परिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन में जो बदलाव होते हैं, ठीक, उसको रोकता है। साथ ही साथ किसी भी तरीके के फॉर्जरी को, डाटा लीक को रोकने का काम करता है, ठीक है। और सेलर और बायर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? सिक्योर करने का, इनक्रिप्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका आता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ACT प्रोटोकॉल। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल जो है, ये इंश्योर करता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन क्या रहे, सिक्योर रहे, खासकर जब आप क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड यूज करते हैं उस बेसिस पे, ठीक है। ACT is not system that enables payment, but it is security protocol that applied on those payment. याद रखने वाली बात ये कि ACT जो है वो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो पेमेंट को अप्लाई करता है, पेमेंट को रेगुलेट करने का काम नहीं करता, बल्कि ये पेमेंट को सिक्योर करने का काम करता है, ठीक है। पेमेंट्स के लिए बहुत सारे अलग अलग गेटवे आते हैं, जैसे कि आपका पेयू मनी है, CC एवेन्यू है, ये पेमेंट गेटवे है जो कि आपके पेमेंट को इनेबल करने का काम करता है। जबकि इन पेमेंट गेटवे के दौरान आपका ट्रांजेक्शन सिक्योर रहे, ठीक है, इसकी इंश्योर कौन करता है? ये ACT प्रोटोकॉल करता है, ठीक है। इसमें अलग तरीके के इंक्रिप्शन और हैशिंग टेक्निक का यूज किया जाता है ताकि आपका पेमेंट क्या रहे, सिक्योर रहे जब आप इंटरनेट पे पेमेंट को कर रहे हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिंपल कहते हैं हम लोग, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। HTTP जो है, वो आपका HTTP का एक एडवांस वर्जन है। इसमें S लगता है, सिक्योर, ठीक है, जो कि बताता है कि ये क्या करता है, आपके सिक्योरिटी को इनहांस करने का काम करता है। इसमें इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है आपके ट्रांजेक्शन को और आपके इंटरनेट सर्फिंग को सिक्योर करने के लिए। तो अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इस टॉपिक को समझने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसे क्रिएशन होते हैं जो आपके दिमाग से निकले हैं। दिमाग से निकले मतलब कि आपके दिमाग की उपज है, ठीक है। जैसे कि आपका कोई पोएम है, कोई स्टोरी है, कोई म्यूजिक, कोई तरीके का आपने इन्वेंशन किया, किसी चीज का इन्वेंशन किया है, कोई फिर आपका कोई भी लिटरेरी वर्क हो, ठीक है। तो ये सब आपके कौन सा जाते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। तो आपका जो अधिकार है इन प्रॉपर्टी के ऊपर, उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एग्जाम्पल के लिए समझिए आप ऐसे कि आपने लिखा, एक पोएम लिखा, ठीक है। अब ये पोएम क्योंकि आपके द्वारा लिखा गया है, तो इस पे अधिकार किसका होगा? वो आपका होगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपको ये अधिकार मिलता है कि अगर किसी कारणवश आपके इस पोएम का कोई अपना बताकर कहीं पोस्ट कर दिया, कहीं अपना पब्लिश कर दिया, तो आपके पास ये अधिकार हो कि आप ये प्रूफ कर सको कि ये पोएम भाई मेरा है और इसको बिना मुझसे पूछे हुए या अपना बताकर मेरे पोएम को किसी और ने पब्लिश कर दिया, उस पर आप लीगल आप एक्शन ले सकते हो। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको ये अधिकार देता है जहाँ पे आप अपने प्रॉपर्टीज पे, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार जमा सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको किन किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। तो पहला, सबसे पहले आपका आता है कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट जैसे बताया मैंने, कॉपीराइट एक तरीके का आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो आपको एक्सक्लूसिव राइट देता है अपने क्रिएटिव वर्क पे। जैसे कि आपका कोई, जैसे बताया मैंने, पोएम है, आपका कोई म्यूजिकल क्या मानो कोई म्यूजिक होगा, कोई आपका ड्रामा होगा, कोई स्टोरी होगा, इस पे आपका जो अधिकार है वो आपको कॉपीराइट के अंदर मिलता है। तो खासकर म्यूजिक जो होते हैं या कोई स्टोरी है या कोई कहानी है जो चल रहा है, ठीक है, या फिर कोई नॉवेल बुक लिखा गया है, इन पे कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट मतलब कि इसका डुप्लीकेसी नहीं कर सकता है कोई। अगर कोई यूज करता भी है तो आपको उसका देना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मैंने यहाँ से यूज किया हुआ है। जैसे कि हम यूट्यूब पे कई बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे आता है? क्योंकि हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम कैसे म्यूजिक को यूज कर लेते हैं, किसी गाने को यूज कर लेते हैं जो हमें यूज करना अलाउ नहीं है बिना उनसे पूछे हुए, ठीक है। तो वो कॉपीराइट राइट के अंदर आ जाता है, ठीक है।
दूसरा आपका पेटेंट। पेटेंट जो है एक एक्सक्लूसिव राइट है जो गवर्नमेंट ऑथोरिटी आपको प्रोवाइड करता है आप पे किसी भी इन्वेंशन पे। अगर आपने कोई चीज इन्वेंट किया है, ठीक है, तो कुछ समय के लिए आपको उसका एक राइट मिल जाएगा, मोनोपोली मिल जाएगी कि आपके अलावा उस टूल का, उस इन्वेंशन का कोई दूसरा यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसका डुप्लीकेसी, क्योंकि कोई भी चीज आप इन्वेंट करते हो तो उसके जो मैकेनिक्स होते हैं, ठीक है, उसका हो सकता है कोई कॉपी कर ले और अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, तो बाजार में क्या होगा, कंपटीशन आ जाता है। तो आपको राइट मिलता है कि आपने एक चीज को इन्वेंट किया है तो इसका अधिकार आपके पास रहेगा कुछ वर्षों तक, और ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो उससे क्या होगा कि आपको, आपने जो मेहनत किया है उस चीज को बनाने में, तो आप उससे अपना एक यू नो पैसा निकाल सकते हो उसको बेच के या किसी भी तरीके से, ठीक है। तो वो आपको हो गया, पेटेंट हो गया। थर्ड होता है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक तरीके का साइन होता है, एक लोगो होता है, ठीक है, जो कंपनीज को दिया जाता है जो कि उनके गुड्स को या उनके सर्विस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका कि एरियल और डीन है, ये दोनों सर्फ बेचते हैं, दोनों का एक कंपोजिशन लगभग सेम है, बट इनके दोनों के लोगो क्या है, दोनों का लोगो अलग है, दोनों का पंच लाइन क्या होगा, अलग होगा। तो वो उसका होगा ट्रेडमार्क हो गया, जो कि उनको डिस्टिंक्टिव लुक में के रूप में एक प्रेजेंट करने का काम करता है। फोर्थ है आपका ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट्स क्या हो गया, ट्रेड सीक्रेट कुछ होता है, कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ पैटर्न होता है, या कोई खास उसमें आपका लॉजिक होता है, कोई खास डिजाइन होता है, ठीक है, जो काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, और जो आप एक बिजनेसमैन को या किसी एक व्यापार में आपको दूसरे से आगे रखने में मदद करता है। एग्जाम्पल की बात करें ट्रेड सीक्रेट में, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैगी मसाला, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो अब मैगी मसाला में जो जो मसाला यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसा मसाला हो जो उसका अपना सीक्रेट है और वो दूसरे को नहीं चाहता बताना, क्योंकि अगर वो बता देगा तो लोग उसके कंपटीशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक राइट है कि आपने अगर कोई चीज अपने से इजाद किया है, आपका कोई सीक्रेट रेसिपी है, कोई आपका सीक्रेट तरीका है खाना बनाने का, या सीक्रेट तरीका है एक म्यूजिक को बनाने का, तो वो जो म्यूजिक, वो जो आपको राइट है वो आपसे छीना ना जाए, ताकि आप उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम करो उसमें आप अपने कंपटीशन से आगे रह पाओ, ठीक है। फिफ्थ आपका आपका है यूटिलिटी मॉडल। Utility model is the intellectual property right for protecting the invention. It is described as the statutory monopoly for fixed duration of time in exchange of inventor. तो एक तरीके पेटेंट का ही हो गया। पेटेंट में आपके लगभग सेम ही चीज है पेटेंट और यूटिलिटी मॉडल में। इसमें भी वही होता है कि अगर आपने कोई ऐसा इन्वेंशन किया है, ठीक है, जिस पे आपका अधिकार है कि आप चाहते हो कि उस कुछ वक्त तक उस पे मोनोपोली आपका रहे और कोई इसका दूसरा कोई इस पर डुप्लीकेसी ना कर पाए, तो वो यूटिलिटी मॉडल के अंदर आ जाता है। सिक्स आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट। Industrial design rights are defined as the part of the intellectual property which confers the right of exclusivity to the visual design of the object. मतलब आ गया कि अगर आपने कोई इंडस्ट्रियल काम के लिए कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, उसका डिजाइन बनाया है, विजुअल डिजाइन बनाया है जो कि यूनिक है, जो अलग है, तो आपके पास राइट है कि आप उस डिजाइन को अपना भी बना कर रखोगे, उसका कोई कॉपी नहीं करेगा। एग्जाम्पल समझो ऐसे आप, जैसे टाटा और महिंद्रा, ठीक है, दोनों कार बनाती है, तो अब ये दो कंपनीज हैं, वो दोनों ऑटोमोबाइल बना रही है, बट दोनों के ही ऑटोमोबाइल में पार्ट्स तो लगभग सेम ही होंगे, पर उनका जो आउटर स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो अलग होगा। अगर महिंद्रा जो अपना ऑटोमोबाइल बना रही है, सेम डुप्लीकेट सेम डिजाइन का अगर ऑटोमोबाइल टाटा ने बना दिया, तो वो क्या होगा, इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स के अगेंस्ट होगा। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे कार होते हैं या बहुत सारे ऑटोमोबाइल होते हैं जिनका फीचर लगभग सेम होता है, पर इनका डिजाइन अलग होता है, इनमें कुछ चीजें अलग होती है, किसी में कम की ज्यादा होंगी, बट लगभग इनका जो मेन फीचर है वो सेम ही होता है, बस उसका आउटलुक जो होता है वो क्या होता है, वो अलग होता है। तो आप फीचर तो एक रख सकते हो, बस आउटलुक आपको अलग रखना पड़ेगा। तो यही आपका आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट के अंदर। नेक्स्ट आपका आ गया पैराग्रिज्म। अब पैराग्रिज्म क्या हो गया, पैराग्रिज्म इज डिफाइंड एज द रॉन्ग एप्रोप्रिएशन, क्लोज imitation or purloining and publication of another language, other's language, thought, idea or expression, and the representation of them as one's own original work. सिंपल शब्दों में कहें अगर, पैराग्रिज्म में क्या होगा, पैराग्रिज्म वो तरीका है, वो मेथड है जिससे के द्वारा आप किसी और के काम को अपना बता के क्या करते हो, प्रेजेंट करने का काम करते हो, ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर एक्सप्लेन करना हो तो। पैराग्रिज्म का मतलब और में क्या आता है, पहला तो आगे जैसे बताया मैंने, किसी और के काम को चोरी करना, उसको अपना बताकर प्रेजेंट कर देना।
आपने किसी और के काम को लिया है और उसका क्रेडिट बिना दिए हुए उसको पब्लिश कर देना। तीसरा आपका आता है तो कमिट लिटरेरी थेफ्ट, मतलब किसी और के आर्टिकल को, किसी और के पोएम को, किसी और के स्टोरी को अपना पता का पब्लिश करना, अपना पता का पोस्ट करना, ठीक है। या अपने ही किसी पुराने आर्टिकल को, अपने किसी पुराने प्रोडक्ट को नया आइडिया और नया ओरिजिनल आइडिया बताकर प्रोड्यूस करना। तो ये सब आपका क्या होता है, पैराग्राफिज्म के अंदर आ जाता है। पैराग्राफिज्म आए दिन होते रहती है, किसी ना किसी रूप से पैराग्राफिज्म हम लोग करते ही करते हैं, ठीक है। कभी इंटेंशनली होता है, कभी अनइंटेंशनली हो जाता है, कभी कभी, बट होता है ये, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करेगा पैराग्राफिज्म का, तो समझो एक सबसे छोटा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको कि जैसे एग्जाम में क्या होता है कि स्कूल में मिलता है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब होता क्या जाता है कि जो रियल फैक्ट है कि प्रोजेक्ट में अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों में क्या होता है 8 बच्चे 10 बच्चे ऐसे होंगे जो अपना प्रोजेक्ट खुद बना रहे होंगे, वो एकदम टाइम पे देंगे, ठीक है। बाकी 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्हीं प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कॉपी करके प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे कॉपी करके प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या हो गया, वो पैराग्राफिज्म हो गया एक तरीके का, ठीक है। सिंपल शब्दों में समझना अगर है तो डे टू डे लाइफ में जो होता है। बाकी जैसे लाइफ में बाकी तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहाँ पे आपको देखने मिल सकता है कि वो पैराग्राफिज्म हो रहा है, ठीक है। रीजन क्या है पैराग्राफिज्म का, रीजन है पहला लैक ऑफ टाइम, आपके पास समय की कमी है, प्लानिंग की कमी थी, आपने हड़बड़ी में उसको देना था तो आपने चोरी करके दे दिया। दूसरा है पब्लिश, प्रेशर टू पब्लिश, आपके पास प्रेशर पड़ा ऊपर से पड़ा हुआ है कि आपको जल्द से जल्द पब्लिश करना है किसी चीज को, जल्दी से जल्द किसी चीज को आपको रिजल्ट देना है, तो वहां हो सकता है। तो थर्ड आपका है अपना दूसरों पे रोब जमाने के लिए, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। फिर आपका आता है कंपटीशन, अगर आपके पास साथ में कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, कंपटीशन अपना फेस कर रहे हो तो कई बार अपने आप को आगे रखने के लिए आप पैराग्राफिज्म करते हो। फोर्थ आपका सबसे बड़ा आता है जो लेजीनेस, जिसे कहते हैं हम आलसीपन, ठीक है। लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, आप में कमी है कि आप अपने आइडियाज को इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हो। लैक ऑफ नॉलेज और फियर ऑफ फेलियर, तो ये कुछ रीजन होते हैं इस कारण से क्या होता है लोग पैराग्राफिज्म करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आगे जिसमें आता है टाइप्स ऑफ पैराग्राफिज्म। कॉमन टाइप्स के जो पैराग्राफिज्म है वो यहाँ है। पहला है डायरेक्ट पैराग्राफिज्म, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पैराग्राफिज्म occurs when the user copies the work of another person word to word without acknowledging the original author or quoting the text। मतलब डायरेक्ट पैराग्राफिज्म तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी और के काम को वर्ड टू वर्ड क्या करे, कॉपी करे, और उसमें ये बताए भी नहीं कि जो ऑब्जेक्ट लिया गया, ये जो भी आर्टिकल लिया गया वो किस ऑथर से लिया गया है, ना उसको कोट करे ना उसको क्रेडिट दे, वो हो गया आपका डायरेक्ट पैराग्राफिज्म। दूसरा हो गया सेल्फ पैराग्राफिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें ऑथर जो है अपने ही मैन्युस्क्रिप्ट को, ठीक है, एक बार से ज्यादा बार यूज करता है और उसमें बस थोड़ी बहुत चेंजेस कर देता है, उसको बताता है रीडर को कि ये नया प्रोडक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो कि मान लो कि आपने एक साबुन का टिकिया बनाया, ठीक है, लोग साबुन का टिकिया यूज कर रहे हैं। अब आपने उसमें कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं किया, आपने बस रैपर चेंज कर दिया और कह दिया भाई नया साबुन है, मतलब ये हाई क्वालिटी का साबुन है, ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा फायदेमंद है। उसमें हुआ कुछ नहीं है, बस हुआ ये है कि उसका रैपर बस आपने चेंज कर दिया, बाकी अंदर का जो कंटेंट वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो वो हो गया आपका सेल्फ पैराग्राफिज्म। हालांकि मैंने एग्जांपल किसी और कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, पर आप समझो कि होता ये है कि आपने बस कवर चेंज किया और अंदर का जो मजमा है वो बिल्कुल क्या है, सब में सेम है, ठीक है। तो वो हो गया आपका सेल्फ पैराग्राफिज्म। हालांकि ये इलीगल नहीं है, बस एथिकली जो है वो सही नहीं होता है। मान लो एग्जांपल के लिए एग्जांपल समझ सकते हो कि आपने सैंपल पेपर लेते हो एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो अगर एक सैंपल पेपर है, अगर कोई कंपनी है वो क्या करती है, अगले साल में पहले बार सैंपल पेपर ही दे देती है, ठीक है। और बस क्या करता है, कवर पे चेंज कर लेता है, बस इतना किया उसने, बताया कि नया एडिशन का सैंपल पेपर है, न्यू सैंपल पेपर है। अब इंसान को पता तो नहीं है, स्टूडेंट को पिछले साल क्या आया था, उसने ले लिया, करोड़ों बच्चों ने ले लिया। अब हो सकता है करोड़ों बच्चों में 10 लाख कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके बड़े भाई या बड़े बहन के पास पिछले साल वाला सैंपल पेपर होगा। अब वो खोल के देखा तो उसने देखा कि भाई अंदर का जो कंटेंट है वो तो सेम ही है, बस आगे का कवर चेंज हुआ है। तो एक तरीके से क्या हुआ है, हालांकि वो इलीगल नहीं है, ठीक है, बट उसको लगेगा ना कि मेरे साथ तो धोखा हो गया एक तरीके ना, अगर यही चीज देना था, सेम ही चीज हमें मिलना था तो हम पता क्यों खर्च किए। तो वही आपका आता है सेल्फ पैराग्राफिज्म के अंदर, ठीक है। थर्ड आपका आता है मोजाइक पैराग्राफिज्म। This type of plagiarism happens when the same sentence structure is used with synonyms for the appropriate word of the sentence। मतलब हम क्या करते हैं इसमें कि जो भी कोई भी आर्टिकल है या कुछ भी है,
हम सेंटेंस को लगभग वही लगते हैं, इनके शब्दों को क्या करते हैं, हेरफेर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कि दुख है, ठीक है, तो दुख में हम लिखते हैं सैड, ठीक है, तो सैड में हमने लिख दिया ब्लिक, ब्लिक भी लगभग मतलब वही होता है, ठीक है। उस टाइप का कुछ हमने वर्ड का यूज कर लिया, सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, वो आपको हो गया मोज़ेक पैराग्राफिज्म। एक्सीडेंटल पैराग्राफिज्म हालांकि ज्यादा होता नहीं है, ठीक है, बट फिर भी इसमें क्या होता है कि ये जो भी ऑथर है या जो भी करने वाला है वो खुद ने वो जानबूझकर नहीं करता, एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है कि कुछ उसके कोट्स, कुछ उसके लाइंस एक्सीडेंटली किसी और टॉपिक से मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक्सीडेंटल पैराग्राफिज्म हो जाता है, ठीक है। और इसमें खासकर तब होता है जब लोगों को पता नहीं होता कोटिंग कोटिंग कैसे करते हैं या सेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, तो अगर ये लोगों को पता नहीं होता तो ये एक्सीडेंटल पैराग्राफिज्म के अंदर आपका आता है। फिर आपका स्टेप है स्टेप्स टू प्रिवेंट पैराग्राफिज्म, आखिर कौन से स्टेप्स हैं इसके थ्रू हम पैराग्राफिज्म को कंट्रोल में रख सकते हैं या उसको होने से बचा सकते हैं। तो पहला सबसे बड़ा सिंपलेस्ट स्टेप होता है वो है साइटेशन मेथड। साइटेशन मेथड क्या होता है, इसमें जो है आप ओरिजिनल राइटर के बारे में बताते हो कि इसका आपने जो भी आर्टिकल लिया है, आर्टिकल लिखा है, उसका सोर्स कहाँ से है, ठीक है, कहाँ से लिया है। अगर किसी ऑथर का है, बुक है, उसके बारे में आप लिख के बताते हो कि हाँ भाई ये पार्ट मैंने इस ऑथर से लिया है, या आपका कोटिंग आप करते हो, तो अगर कोट आपका नहीं है, कोट किसी और से लिया गया है, तो वो बताते हो कि हाँ ये कोट मैंने किसी और से लिया है, ठीक। तो आप कोटेशन मार्क में उसका क्रेडिट एक तरीके से कर सकते हो, आप क्या करते हो, आप उसका जो क्रेडिट है, तो क्रेडिट आप देने का काम करते हो, ठीक है। और क्या तरीका है, टू अवॉइड पैराग्राफिज्म वन शुड रेफर टू सेवरल सोर्सेस, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन पेन डाउन वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। एक तरीका ये है कि आप जब भी किसी सोर्स को रेफर करो तो उसको पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, और फिर समझ के उसको अपने से आप अपने वर्ड में लिखने का काम करो, ठीक है। एक तरीका सबसे अच्छा तरीका ये होता है, क्योंकि हर कोई देखिए कोई भी आर्टिकल कोई लिखता है तो ऐसा नहीं वो आर्टिकल खुद पैदा हो रहा है, ऑब्वियसली उस पे उसने रिसर्च किया होगा। अब रिसर्च एक जगह से तो नहीं हुआ होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट बुक से, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल से, ठीक है, गूगल पे होगा, कहीं और होगा, उससे अपना किया होगा रिसर्च। कई बार हम स्टोरी लिखते हैं तो कई बार उसमें भी क्या होता है, किसी और से इन्फ्लुएंस, किसी और तरीके का स्टोरी होता है, उससे इन्फ्लुएंस होकर अपने स्टोरी को लिखते हैं, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। बट आप उसके पॉइंट टू पॉइंट कॉपी करो तो वो जरूरी नहीं है। बेटर सब तरीका ये होता है कि आप पढ़ो, देखो, समझो, और फिर उसको में अपने चीजों को ऐड करके लिखो, तो वो आपका पैराग्राफिज्म नहीं होगा, ठीक है। यूज कोटेशन मार्क्स अराउंड ऑल द कोटेड वर्ड टू अवॉइड पैराग्राफिज्म, जैसे मैं बताया था पहले भी कि आपको कोटेशन मार्क चाहिए यूज करना, जहां जहां आपको लग रहा है कि ये आपने कोई सेंटेंस यूज किया है या कोई ऐसा कोई कोट है जो किसी महान व्यक्ति का है, तो आपको देना पड़ेगा उसका क्रेडिट, ठीक है। तो वो आप कोटेशन मार्क के अंदर लिख के दो, ये कोट है और ये आपने यहाँ से लिया है, या इस व्यक्ति का या इस बड़े व्यक्ति का कोट है, या किसी भी व्यक्ति का कोट है, ठीक है, तो उसको आप मेंशन वहां पे कर दो, ठीक है। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा इस टॉपिक में जो भी पॉइंट्स इस कवर किए गए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप अपना कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको अगले वीडियो में जो है खत्म किया जा सके, ठीक है। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।